हेलो माय स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे जो कि है आपका कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अक्सर आप लोग अगर जियोपॉलिटिक्स में देखें तो ये दो चीज़ मैंने अपने जो पिछले वीडियो है इसमें भी इनके बारे में डिस्कस किया था कि भाई दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी और दूसरा जो आइडियोलॉजी है वो है सोशलिज्म के आइडियोलॉजी। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैपिटलिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म किन आइडियोलॉजी के ब्रांच है, कैपिटलिज्म क्या कहना चाह रहा है, सोशलिज्म क्या कहना चाह रहा है और क्यों ये लोग बटे हुए हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात, आप लोगों ने मैं पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो तब क्या हुआ कि दुनिया दो हिस्सों में बट चुका था। एक पे आपका क्या हुआ, एक पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर, कनाडा को लेकर पूरा यूरोपियन जो कंट्री है ये पूरा यूरोपियन कंट्री एक तरफ चला गया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका चला गया रशिया। अच्छा, इस पे जो आइडियोलॉजी था ये था कैपिटलिज्म, इस पे जो आइडियोलॉजी था यहाँ पे था कैपिटलिज्म, और रशिया पे जो आइडियोलॉजी जिसको माना माना जाता था वो था आपका सोशलिज्म, ठीक है। अच्छा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस पर एक लीडर उभर के आया जिसका नाम था लेनिन, ठीक है। ये लेनिन का जो आइडियोलॉजी था, ये एक्चुअली लेनिन का जो आइडियोलॉजी था ये था आपका सोशलिज्म का आइडियोलॉजी था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि दुनिया जिस तरीन दो हिस्सों में टूट चुका था इसमें से एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म पे आपका जिस जिस कंट्री आ जाता है उनमें रशिया है एक, चाइना है एक, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है, ये तीन कंट्री। यहाँ पे आप बोल सकते हैं वियतनाम के कुछ पार्ट है जो सोशलिज्म पे थोड़ा प्रभावित है। यहाँ पे क्यूबा है जो सोशलिज्म से प्रभावित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूरोपियन अगर आप कंट्री देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सा जूम करके देखा हुआ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यूक्रेन के ऊपर ठीक यहाँ पे बेलारूस जो है, यहाँ पे बेलारूस जो है ये बेलारूस भी मतलब रशिया के जो सोशलिज्म है इनके प्रभाव में है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है। अगर आपको एक शब्द में कैपिटलिज्म क्या है इसका अगर हम तर्जुमा करें तो इसका एक ही शब्द निकल के आएगा, वो है पूंजीवाद। इस वर्ड को सुन के ही आपको ये लगेगा कि पूंजीवाद इसका मतलब ही है कि आप पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। तो पैसा बनाने के लिए आपको सरकार क्या करेगा, एक देश में क्या होता है दो तरीके की क्या होता है कि मार्केट चलते हैं। एक क्या होता है, आप सीधी बात सोच लीजिए, एक में क्या होता है कि सरकार जो है इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, वहाँ पे सरकार ज़्यादा टैक्स लगाता है, वहाँ पे सरकारी वो जो आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उनमें सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। जैसे कि आप देखेंगे मेडिकल सेक्शन पे, जैसे कि हेल्थ सेक्शन पे, जैसे कि एजुकेशन सेक्शन पे। आज इंडिया को अगर आप देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गेल हो गया, सेल हो गया, आपका IOCL, HPCL, बहुत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन पूंजीवाद में क्या कहा जाता है कि पूंजीवाद एक ऐसा आइडियोलॉजी है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको किसी तरीके से तंग नहीं करेगा, तंग तो नहीं करेगा, और उल्टा आपको क्या करेगा कि आपके कंपटीटर भी नहीं बनेगा। आज अगर आप देखें तो इंडिया पे क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि है एक गवर्नमेंट बैंक, और इनके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं वो है ICI, एक्सिस, ये भी बैंक है लेकिन ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो एक एक्सिस ICI ये प्राइवेट बैंक है, SBI गवर्नमेंट बैंक है। तो ICI एक्सिस के एक कंपटीटर कौन है, SBI है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो कैपिटलिज्म पे क्या होता है, गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस होते हैं बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हम इसी के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है इनका जो पिता माना जाता है वो है आपका एडम स्मिथ। इसका पिता क्या है, कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये बात सबसे पहले कहा था कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चलाना चाहिए। और इसका और एक नाम क्या है, इसके और एक नाम है मार्केट इकोनॉमी। इसके और एक नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी। क्यों इसको मार्केट इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सरकार की खुली छूट रहता है कि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है। मतलब आपने सोचो कोई बिजनेस खोला,
बिजनेस खोला, आप वहाँ पे अंधाधुन कमा रहे हो, अंधाधुन प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, बहुत कम आपको टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट आपको बहुत कम टैक्स चार्ज करेगा तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा ना। सोचिए कि आप 100 रुपया कमा रहे हो और गवर्नमेंट आपके उस कमाई पे आपको 20% का टैक्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर 20% का टैक्स लगाए तो आपके पास कितना रह गया, 80 रुपया रह गया। तो अगली बार जब आप बिजनेस पे पैसा लगाओगे तो आप 80 रुपया से ज़्यादा नहीं लगा पाओगे। लेकिन कैपिटलिस्ट कंट्री पे क्या होता है कि कॉर्पोरेट जो सेक्शन है, बड़े बड़े जो बिजनेस सेक्शन है, इन पर टैक्स बहुत कम रहता है। तो उन पे क्या होता है कि उन पे टैक्स इतना कम रहता है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस को एक पुशअप मिलता है और मार्केट अपने तरीके से चलते हैं। और कैपिटलिज्म ये भी कहता है कि आप अंधाधुन पैसा कमाओ, अंधाधुन पैसा कमाओ, आप जितना चाहे पैसा कमा लो, आप चाहे तो इलॉन मस्क बन जाओ, आपको अगर बिल गेट्स बनना है तो बन जाओ, आपको अगर मतलब कुछ भी बन जाओ आप, ठीक है। आप अगर करोड़ों रख सकते हो तो रख लो, बिलियन रख सकते हो तो रख लो, आपको ट्रिलियन रखना है तो रख लो, ठीक है। सरकार आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। इसका दूसरी बात जो है यहाँ पे देखेंगे कि लैजिस फेयर है। व्हाट इज लैजिस फेयर? लैजिस फेयर कुछ भी नहीं है। लैजिस फेयर का मतलब ही यह है कि आप क्या करें, छोड़ दो। लैजिस फेयर इस शब्द की मानी ये है कि आप छोड़ दो, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है आप उस तरीके से चलो, ठीक है। तीसरी पॉइंट जो कैपिटलिज्म में खास है वो है कैपिटलिस्ट कंट्री ज़्यादातर डेमोक्रेटिक रहता है। कैपिटलिस्ट जो कंट्री होता है ज़्यादातर क्या होता है, डेमोक्रेटिक रहता है। यहाँ पे क्या होता है, गणतंत्र, यहाँ पे गणतंत्र रहता है, ठीक है। लोग वोट देता है, सरकार को चुनता है। तो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होता है, डेमोक्रेटिक ही होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत कम टैक्स आपको चार्ज करता है। और एंटरप्रेन्योर फेवरेबल क्यों है? सोचिए कि आप एक कंपनी को खोलने जा रहे हैं, आप एक बिजनेस को ग्रो करने जा रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर फेवरेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ज़्यादा आपको इंटरफेरेंस नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर बिजनेस खोलने जा रहे हो तो लैंड टैक्स देना पड़ेगा, आप अगर बिजनेस को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। मतलब इतने ज़्यादा टैक्स आपको पहले ही, मतलब बिजनेस जब आप शुरू करने जाएंगे तो इतना टैक्स आपको लगाएगा, ठीक है। तो आपके बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो कैपिटलिस्ट कंट्री पे ये सब नहीं होता है। कैपिटलिस्ट कंट्री पे आपको खुली छूट दिया जाता है कि ठीक है भाई, आप कम टैक्स दे दो, कुछ टैक्स वगैरह दे दो और आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर फेवरेबल बहुत ज़्यादा होता है। ओनर डिप्रेस्ड रहता है। ओनर डिप्रेस्ड क्यों रहता है? कैपिटलिस्ट कंट्री पे क्या होता है, एक एक ओनर के पास इतना ज़्यादा पैसा रहता है कि उनको मैनेज करने के लिए, वो बिजनेस आपको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है। तो आप अगर देखेंगे ये एक मतलब पर्दे के पीछे की सच है कि कैपिटलिस्ट कंट्री में जितने सारे बिलियनरी है, जितने सारे ट्रिलियनरी है, मैं हर बिलियनरी और ट्रिलियनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिलियनरी और ट्रिलियनरी ऐसा है जो क्या करते हैं, नींद की गोली खा के सोते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कंट्री पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा दिखा जाता है कि नींद की गोली की यूजेस कैपिटलिस्ट कंट्री में बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, लेबर एक्सप्लॉयटेशन रहता है। इसका क्या मानिए, सोचिए कि आपने एक बिजनेस ग्रो किया, आप खुद के मर्जी से बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। आपने बिजनेस पे कुछ लोगों को आपने काम धंधा दिया, उनको आपको वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको दिन पे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, मतलब आप अंधाधुन काम करवा रहे हो उनसे, ठीक है। दिन का 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ठीक है। और उनके जो कंपनसेशन आप दे रहे हो, ठीक है, सोचो कि बहुत कम कंपनसेशन दे रहे हो, आपकी मर्जी से कंपनसेशन दे रहे हो। तो इन पे क्या होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेबर जो वर्ग है, इनके एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी लेबर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बाद में क्या आएगा, मार्क्सिज्म आएगा, आगे बात करेंगे उनके लिए। दूसरी बात क्या होता है, इक्वालिटी आरआईपी। इक्वालिटी आरआईपी मतलब आपको इक्वालिटी के कोई नाम धंधा नहीं रहता है। ये डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्रीज बोलते तो है कि भाई ठीक है हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन असलियत अगर आप देखिए इस कंट्री की तो इस पर इक्वालिटी नहीं रहता है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो इतना पैसा कमाएगा कि वो भाई बिलियनरी ट्रिलियनरी बन जाएगा। बोलते हैं ना कि पैसा को लेकर आते, तो इस तरीके की काम होता है कैपिटलिज्म में। किसी के पास अगर 1 लाख है तो वो 2 लाख बनाएगा, 3 लाख बनाएगा, 4 लाख बनाएगा। और किसी के पास 1000 है तो उसका भाई पैसा कुछ काम का नहीं है, वो 1000 से 500 हो जाएगा, उसका 400 हो जाएगा, गरीब से गरीब होते जाएगा। और जो थोड़ा सा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब उच्च वर्ग की जो लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका बिलियनरी ट्रिलियनरी बनता जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास पैसा है वो और भी पैसा बनाता जाएगा, और जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या होगा, धीरे धीरे गरीब बनता जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, लास्ट जो सेक्शन ही है तो आपको जान ही लेंगे आप कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं जो है मार्क्सिज्म।
मार्क्सिज्म पे क्या होता है कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन को अगर आप ध्यान पे रखें तो इनके लिए ये है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि भाई हम क्या करेंगे, एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे कोई भी लेबर, कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं होगा। तो मार्क्सिज्म पे क्या है, मार्क्सिज्म पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कोई भी करेंसी नहीं रहेगा, और एक कंपनी में अगर 10 लेबर काम कर रहे हैं ना, तो वो उस कंपनी में 10 ही क्या होगा, वो 10 जो लेबर है वो 10 ही उस कंपनी का ओनर रहेगा। अब देखिए प्रैक्टिकली ये चीज़ कभी संभव नहीं है। सरकार नहीं रहेगा, करेंसी नहीं रहेगा, हर व्यक्ति हर चीज़ का मालिक होगा, ये नहीं होता है। एक लीडर की ज़रूरत होता है। तो मार्क्सिज्म बाद में क्या हुआ कि दो हिस्सों में, दो ब्रांच में टूट गया। इसको टूटना नहीं है कि मार्क्सिज्म को ही क्या क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक जो आइडियोलॉजी बना वो है सोशलिज्म, और दूसरे जो आइडियोलॉजी बना उसका नाम है कम्युनिज्म। आप अगर देखें तो जो प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि एक लीडर उभर के आया यहाँ पे। 1914 पे स्टार्ट हुआ था, 1918 पे खत्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध। तो जब 1980 पे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो वहाँ पे एक लीडर उभर के आया जिसका नाम था लेनिन। लेनिन को अगर आप देखें तो लेनिन क्या हुआ कि मार्क्सिज्म के धारणा से, मार्क्स के जो आइडियोलॉजी था इन पे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया कि मार्क्सिज्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या किया, बना दिया सोशलिज्म। और कम्युनिज्म का हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे आइए देखते हैं कि सोशलिज्म पे क्या क्या चीज़ आपको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है सोशलिज्म। और सोशलिज्म पे क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा रहता है। कम तो कैपिटलिज्म पे है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, लेनिन ने कहा कि भाई ठीक है मार्क्स, आप कह रहे हो कि नो गवर्नमेंट है, लेकिन ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट को ले रहे हैं, और इस गवर्नमेंट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश की जितने सारे रिसोर्सेस है, मिनरल्स जो है, आपका जो गैस है, तेल है, जितने भी रिसोर्सेस है देश पे, ठीक है, ये सारा कुछ क्या होगा, हर व्यक्ति पे क्या होगा, बांटा जाएगा। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा गवर्नमेंट। तो फिर गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो कोई प्राइवेट सेक्टर की, किसी का भी एक व्यक्ति की उस रिसोर्सेज पे क्या नहीं होगा, कब्जा नहीं होगा। तो ये कहता है सोशलिज्म कि भाई सरकार आप कंट्रोल पे रखो हर चीज़ पे, और सारे चीज़ से कमाओ आप, ठीक है, लेकिन उस पैसे को क्या करो कि हर व्यक्ति में, मतलब सब में समान समान बांट दो। ठीक है, तो एक कहावत आप सुने होंगे कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सोशलिज्म ये कह रहा है कि भाई हम तो कटेंगे कद्दू, लेकिन सब में क्या होगा कि समान समान बटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक कद्दू बांटने के बाद मतलब जो बांटना है ये कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसने और एक बात कहा कि लीडर फ्रॉम वर्कर। अच्छा ठीक है, कार्ल मार्क्स जी आपने कहा कि कोई भी लीडर नहीं रहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ठीक है लीडर तो रहेंगे, लेकिन लीडर जो होगा वो वर्कर में से ही होंगे। ठीक है, आप देखेंगे तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके आर्टिकल 43A जो है, इन पे भी क्या है, इन पे भी जो एक आर्टिकल है जहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी के जो वर्कर है ये बाद में जाके लीडर बने, इसका प्रोविजन हमारे आर्टिकल पे भी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनके आर्टिकल पे भी ये बात कहा गया है। सोशलिज्म और एक बात ध्यान पे रखता है जो कि है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब आपको मेडिकल सरकार की तरफ से दिया जाएगा, एजुकेशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जॉब्स सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और सर्विसेज भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जैसे कि मेडिकल हमारी आप देख सकते हैं कि रशिया, चाइना, ये जो कंट्री है यहाँ पे लगभग सारे हॉस्पिटल, जो एजुकेशनल स्कूल है, जॉब्स है, सर्विसेज है, सारे कुछ सरकारी है। हमारे देश में जैसे कि सरकारी भी है, बेसरकारी भी है। ठीक है, तो हर तरफ की है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। ठीक है जी, अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री को देखिए, जैसे कि अमेरिका को देखिए, आप इंग्लैंड को देखिए, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम मिलेगा, आप देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं, कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, दूसरी बात सोशलिज्म पे क्या होता है, सोशलिज्म पे रिलीजियन जो मैटर्स है, मतलब आपको क्या होगा, आपको अपने धर्म को पालन करने की अधिकार दिया जाएगा कि ठीक है भाई आप जिस धर्म से हो आप उस धर्म को पालन कर लीजिए। ठीक है, नॉन रेवोल्यूशनरी होता है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रेवोल्यूशन जो कम होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ओनरशिप होता है हर चीज़ पे, जैसे कि आपका बैंक हो गया, जैसे कि आपका बैंक हो गया, आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, आपका मेडिकल जो हॉस्पिटल हो गया, जो जॉब्स होते हैं इन पे सरकार की ओनरशिप रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया कि यहाँ पे इक्वालिटी रहेगा। इक्वालिटी मतलब
अगर 10 पैसा सरकार के पास है और देश पे 10 लोग बचे हैं तो सरकार क्या करेगा, हर एक को एक एक रुपया करके देगा। ठीक है, हर ये पॉइंट ध्यान पे रखना, इक्वालिटी और इक्विटी, और एक वर्ड है इक्विटी, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम कम्युनलिज्म पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और तीसरी जो बात है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप रहता है। कैपिटलिस्ट कंट्री हमने क्या कहा था कि कैपिटलिस्ट कंट्री अक्सर ये होता है कि वहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे आपका इलेक्शन लोग वोट देते हैं और गवर्नमेंट को चुनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे डिक्टेटर रहता है। डिक्टेटर मतलब एक ही गवर्नमेंट रहता है, वो क्या रहता है कि देश को बहुत दिनों तक, मतलब 20 साल 25 साल 40 साल तक भी देश चला रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन किसी किसी कंट्री पे होता है तो मतलब इलेक्शन है ही नहीं हो। ठीक है, मतलब नाम का इलेक्शन होता है। ठीक है, जो सरकार होता है वो डिक्टेटर पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सोशलिज्म का कुछ पॉइंट है। अब देखेंगे कि भाई मार्क्सिज्म का एक तो साइड हो गया सोशलिज्म, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है ये लगभग लगभग एक ही है, क्योंकि एक ही माँ का बेटा है तो एक ही रहेगा। अब सोशलिज्म से कम्युनिज्म का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट भी हम देख लेंगे कि क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंट है सोशलिज्म के साथ कम्युनिज्म का। तो आगे हम देखने वाले हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, आपने सोशलिज्म पे जो जो पॉइंट देखा यहाँ पे भी वो सारे एप्लीकेबल है। जैसे कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया आपका, जैसे कि आपका गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट के जो सारे संस्था जो होगा, जैसे कि आपके एजुकेशन जो आपका हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, कॉलेजेस होगा, ये सारे कुछ गवर्नमेंट के ओनरशिप पे रहेगा। बैंक्स हो गए गवर्नमेंट के ओनरशिप पे रहेगा, बड़े बड़े कंपनी होगा ये गवर्नमेंट के ओनरशिप पे रहेगा। ये सारे कुछ कम्युनिज्म में भी एप्लीकेबल है। अच्छा, कम्युनिज्म के और एक नाम जो है ये है माओइज्म। अब देख पाएंगे कि चाइना पे 1954 पे एक लीडर उभर के आया जिसका नाम है माओ जेडोंग। अभी माओ जेडोंग ने देखा कि भाई रशिया क्या क्या कि उन्होंने मार्क्सिज्म से लेके आइडियोलॉजी लेके उन्होंने लेनिनिज्म बनाया, जिसको आप सोशलिज्म भी कह सकते हैं। तो सोशलिज्म जब बनाया तो उस पर जिस लेबर की बात कहा गया था कि हम लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे और लेबर में से वर्कर मतलब वर्कर में से लीडर उभर के आएंगे, तो ये जो बात कहा गया था ये कहा गया था इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे इनके लिए। अब रशिया के जो लीडर है माओ जेडोंग, ठीक है, ये माओ जेडोंग ने देखा कि भाई हमारे रशिया पे तो कोई भी ऐसे मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी हमारी इंडस्ट्री नहीं है। तब के टाइम पे रशिया चाइना पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं था। ठीक, इतना इतना डेवलप थोड़ी था चाइना। चाइना तो पिछले 50-60 सालों में इतना डेवलप कर लिया खुद को। ठीक है, तो चाइना उसके उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट था। तो माओ जेडोंग वो भी डिक्टेटर था। तो ये लोग फायदे देखते हैं अपना। ठीक है, डिक्टेटरशिप पे एक काम क्या होता है कि जब पावर में आते हैं ना उनके पहले बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, जब पावर में आ जाते हैं ना ये बहुत ब्रूटल होता है, मतलब लोगों को मारना पीटना दबाना ये काम बहुत कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो माओ जेडोंग ने कहा कि भाई हम अब क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चरल जो लेबर है इनके लिए बात करेंगे। और एग्रीकल्चरल लेबर इतना ज़्यादा था चाइना पे कि सारे माओ जेडोंग के पक्ष में आ गए और माओ जेडोंग ने सरकार बना लिया। और जब सरकार बना लिया तो यहाँ पे क्या कहा, कम्युनिज्म पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप देख पाएंगे सोशलिज्म से, जो कि है इक्विटी मैटर्स। अच्छा, सोशलिज्म पे क्या कहा गया था कि सोशलिज्म पे ये कहा गया था कि भाई सोशलिज्म पे ये कहा गया था कि भाई आपके पास अगर 10 रुपया है और 10 लोग हैं तो आप सब में क्या करें, एक एक करके बांट दीजिए। ठीक है, लेकिन ये है इक्वालिटी कॉन्सेप्ट, सबको समान तरीके से बांट दीजिए, ये है इक्वालिटी कॉन्सेप्ट। इक्विटी कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विटी कॉन्सेप्ट है ही ये कि भाई अगर 10 रुपया है और 10 में बांटना है तो भाई जिनको जितना ज़रूरत है, किसी को सोचिए कि आपके 5 रुपये की ज़रूरत है तो उनको 5 रुपया दे दो, किसी को ज़रूरत नहीं है अभी पैसे का तो उनको मत दो। ये कहता है इक्विटी मैटर। इक्वालिटी ये कहता है कि सब पे बराबर बांटो, जो आपके पैसा वाला है उनको भी सेम ही दो, जो गरीब है उनको भी सेम दो। लेकिन कम्युनिज्म ये कहता है कि नहीं भाई, आप जिनको जितना ज़रूरत है उनको उतना दो, जो पैसा वाला है उनको थोड़ा कम दो, जो गरीब है उनको थोड़ा ज़्यादा दो। कम्युनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रेवोल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर को लेकर बात किया गया। और कम्युनिज्म पे एक सबसे जो महत्वपूर्ण मैटर है ये है रिलीजियस डजंट मैटर। कम्युनिज्म क्या करता है, जैसे कि मार्क्स, ये एक्चुअली ओरिजिनल मार्क्सिज्म जो है ना, इस पर भी क्या है कि कोई भी रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस आपका क्या होगा कि मैटर्स होगा, ये इतना महत्व नहीं पाएगा मार्क्सिज्म पे। उसी सेम तरीके से आप देखेंगे कि कम्युनिज्म पे भी कोई भी रिलीजियस मैटर, यानी कि अगर कोई भी रिलीजन के लोग ये कहेंगे कि भाई हमको ये अधिकार दे दो कि हम इस धर्म को पालन करें और इसके लिए सरकार मतलब देश की अगेंस्ट भी चला जाए, तो ये कम्युनिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा, उस धर्म को मिटा कर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए कम्युनिज्म के कुछ कुछ फर्क सोशलिज्म से, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक ही मतलब एक ही माँ की बेटे, आप सोच सकते हैं दो बेटे। ठीक है, तो इन पे सारे कुछ आइडियोलॉजी जो है ये लगभग सेम ही है, कुछ कुछ चीज़ इनका क्या हो गया
अलग हो गया। आगे अच्छा, अब देखें कि कम्युनिज्म पे क्या क्या कंट्री है, कौन कौन से ऐसे कंट्री है जो कम्युनिज्म के फॉलो करते हैं कम्युनिज्म को। तो ये आज हम देखने वाले हैं कि कम्युनिज्म के कौन कौन कंट्री है। इस पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो कंट्री है वो है एकदम नीट सोशलिज्म जो मानते हैं वो है रशिया। अच्छा, कम्युनिज्म के जो कंट्री है ये है चाइना, और यहाँ पे एक नॉर्थ कोरिया आप देख पाएंगे, ये नॉर्थ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, ये भी क्या है मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। ये यहाँ पे सोशलिज्म कम्युनिज्म थोड़ा सा प्रभाव में है। तो इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म क्या कहना चाह रहा है, मार्क्सिज्म की कितना डिवीजन है, सोशलिज्म क्या कहना चाह रहा है, आपका कम्युनिज्म क्या कहना चाह रहा है, ये सारे कुछ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो दुनिया ये दोनों हिस्सों में, मतलब एक हो गया आपका कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी और दूसरे साइड पे आपका सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म कम्युनिज्म पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, ये दोनों मिल बांट के रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है, और इसी आइडियोलॉजी के बेस पर आज दुनिया पे इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो दुनिया पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है इनके जो रूट कॉज है ये आइडियोलॉजी के डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास चला आए, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।